यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के हिंदी के पाठ 2 यानी कि 20 के दांत को पढ़ने वाले हैं और इसके कहानी को सीखने वाले हैं। इस कहानी में बताया गया है और वो भी सबसे आसान भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20 के दांत की कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यह पाठ क्या है। पाठ का नाम है 20 के दांत। यह 10 क्लास के हिंदी का पाठ 2 है, ठीक। उसके बाद इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब एक नई मोटर कार लाए हैं और जो अपने बंगले के सामने बरसाती में खड़े कर रखे हैं। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। यह कार कैसी है, तो यह कार बिल्कुल काली है और चमकती हुई है और सेन साहब को अपने कार पर बहुत ही नाज है। उसके बाद कह रहा है कि बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। यह बिल्कुल नई मॉडल है और इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत है 7,500। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा यानी कि दाग दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि मेम साहब जो हैं वह सख्त माना की है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए, यानी कि गाड़ी के पास ना आए। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीता जागती मूरत ही हैं। सेन साहब की जो 5 लड़कियां हैं वह तहजीब यानी कि उसमें अच्छे उसके बात विचार करने का अच्छा तरीका है, तमीज भी है उसके अंदर, जीती जागती मूरत है, यानी कि बहुत ही संस्कारी है और अच्छी है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, वे कभी किसी चीज को क्या कर रहे हैं कि वो कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। अब देखिए यहाँ तक समझिए कि यह कह क्या रहा है। देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां जो है ना वह बहुत ही अच्छी हैं। कहने का मतलब कि उसमें बहुत ही अच्छे से यह सिखाया गया है उन सभी लड़कियों को कि क्या करना चाहिए। यह भले ही कम सिखाया गया है, लेकिन लड़कियों को मुख्य रूप से यह सिखाया गया है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें तमीज में रहना चाहिए, किस तरह से समाज में बोलना है, किस तरह से तुम्हें व्यवहार करना है। यह सब कुछ उन्हें बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है और इस पर वो लोग नाज भी करते हैं। और इनकी लड़कियां जो है ना यह कभी भी तोड़फाड़ नहीं करती हैं, यानी कि इनकी 5 लड़कियां कभी भी बदमाशी नहीं करती हैं। वो दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। इनकी लड़कियां दौड़ती हैं खेलती हैं, लेकिन कब दौड़ती खेलती हैं, तो सिर्फ शाम के वक्त ही दौड़ती हैं खेलती हैं। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं, वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। यह इस तरह से कर रहा है कि उनमें इस तरह से तमीज है, वो इस तरह से अपना व्यवहार रखते हैं, इस तरह से मुस्कुराती हैं कि सोसाइटी के कोई भी लोग चाहें तो उनसे सीख सकते हैं। पर उन्हें खिलखिलाकर मारते हुए
किसी ने सुना नहीं। यह कह रहा है कि उनकी लड़कियां इतनी अच्छी हैं कि वह कभी भी मार नहीं खाई। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चे से झिझकर कहते हैं। सेन परिवार के एक मुलाकाती हैं, यानी कि उनके एक जानकार हैं। वो अपने बच्चों से खिसियाकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। यह सेन साहब के एक जानकार वाले हैं जो अपने बच्चों पर खिसियाकर कहते हैं अपने बच्चों से कि एक सेन साहब के लड़कियां हैं और एक तुम लोग हो। तुम लोग शरारती हो, फूल का गमला तोड़ दिए। ये क्या कोई तोड़ने वाला चीज है? सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। जहां तक देखिए सेन परिवार की जो लड़कियां हैं, इनसे तो मोटर की खरोच की कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो हैं। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। देखिए सेन साहब का सबसे छोटा लड़का खोखा है और वो सबसे लास्ट में हुआ है और इनके बुढ़ापे का क्या है, इनकी बुढ़ापे में इनकी आंखों का तारा है, यानी कि इन्हें बहुत प्यारा है खोखा। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। देखिए इन्हें खोखा इसलिए बहुत प्यारा है क्योंकि खोखा जो है ना वह तब जाकर हुआ था जब उसका कोई उम्मीद नहीं था कि वह होगा भी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद है। खोखा कैसा है तो यह जीवन के नियमों का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह हर घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा सही था, क्योंकि खोखा जो था ना वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, क्योंकि घर में तो वह बहुत बदमाशी करता था। बात ऐसी थी कि अब एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनकी 5 लड़कियों का नाम आता है यहाँ पर। सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती। 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे। जब इनकी 5 लड़कियां हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी कहानी। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरह से समाज में भेदभाव होता है। जब इनकी 5 लड़कियां हुई तो उनका हर एक जब उनकी लड़की थी तो उन सबके लिए अलग नियम था, लेकिन जब इनका लड़का हुआ सेन साहब का तो इनके लड़के के लिए साफा नियम ही चेंज हो गया। इसके लिए क्या है, अलग नियम है। अब देखिए, कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही है। सेन साहब कहते हैं कि खोखा अपने बाप का बेटा है, क्योंकि बेटा है तो इसलिए इसे इंजीनियर होना है और इंजीनियर का लक्षण इसमें अभी से नजर आ रहा है, इसलिए खोखा को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं अभी से ही। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। लेकिन रियल में बात यह है ना कि खोखा इतना बदमाश था, उसके व्यवहार को देखते हुए ये अपना सिद्धांत ही बदल देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती कि इसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग करेंगे। देखिए यह हमेशा होता रहता है कि कभी कभी सेन साहब के दोस्त लोग आते हैं
और जब उन्हें बात करने का कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने लड़कों के बारे में बात करने लगते हैं कि किनका लड़का बड़े होकर क्या बनेगा। तब सेन साहब जो है ना, वो अपनी लड़के के बारे में यह बताते हैं कि अपने लड़कों का, यह सेन साहब, कि अपनी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपनी तरह से शिक्षा देंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं क्या, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब कहते हैं कि आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है सब फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो अपनी तरह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोका पीटी किया करें। देखिए, लोग इनको सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज दीजिए, लेकिन यह क्या सोचे हैं, यह सोचे हैं कि इनके कारखाने के जो बढ़ई मिस्त्री हैं वो खोखा के साथ आकर 1-2 घंटे के लिए इसे सिखाए, यानी कि खोखा कुछ हाथ का कला सीखे। यह सेन साहब चाहते हैं। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। यह बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग यही नहीं समझते हैं। वो लोग बच्चों को डायरेक्ट स्कूल भेज देते हैं, लेकिन यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपने हाथ का कला भी सीखे। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराए हुए थकते नहीं थे। एक बार क्या हुआ कि इनके यहाँ पर कुछ दोस्त लोग आए हुए थे। तो उनके एक दोस्त थे जो कि दूर के रिश्तेदार भी थे, तो उनका लड़का भी साथ में आया हुआ था। तो उनका लड़का कुछ अच्छा कर दिया तो इनके किसी दोस्त ने उस लड़के का बढ़ाई कर दिया कि यह लड़का स्कूल तो जाता है होगा नहीं, अच्छा है। तभी सेन साहब उस बात को क्या करने लगे, तभी सेन साहब वहाँ पर उस बात को टालते हुए अपने लड़के की बड़ाई करने लगे कि मेरा लड़का ऐसा है, मैं इसे अभी से इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं अभी से इसे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब करने लगे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझिएगा। देखिए, सेन साहब अपने मन से अपने बच्चे को चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बने वैसा बने। यह बच्चे से एक भी बार नहीं पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। लेकिन वही जो पत्रकार हैं वह क्या कह रहे हैं, देखिए, कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, कि मैंने वह अच्छा आदमी, बड़ा आदमी जरूर बने। और सबसे बड़ी बात यह कह रहे हैं कि जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह उस पर यह कोई थोपना नहीं चाहते हैं कि नहीं तुम यही काम करो। यह अपने बच्चे को आज़ादी देना चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी बनो वो तुम्हारा मर्जी रहेगा। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। लेकिन सेन साहब जो है ना, इस जवाब पर वो क्या कहे कि ऐंठ कर रह गए, ये तो ऐसा करते नहीं थे ना, इसलिए इस सवाल के उत्तर पर यह गुस्सा कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इजाजत प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का
शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखाम मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। देखिए, अभी यहाँ पर ना समाज में ऊंच नीच यानी कि अमीर गरीब के बात को भी दिखाया गया है कि मदन जो है एक मामूली किरानी का बच्चा है, जिसे यह कह रहा है कि हल्का सा चोट भी आ गया तो क्या हुआ, वो मामूली किरानी का बच्चा है। लेकिन वहीं यदि इनका बच्चा खुद, जो कि सेन साहब का बच्चा खोखा है, वो बहुत ही बदमाश है, तो यह अपने बच्चे को क्या, इनका बच्चा गलती करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चे को अपनी गाड़ी को छूने भी नहीं दिए। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। अब देखिए, इनका लड़का खोखा गाड़ी के पीछे ठोक ठाक कर रहा था, तो सेन साहब क्या किए, उससे मुस्कुराते हुए डांटे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। देखिए, अब इनका लड़का उस गाड़ी के पिछले शीशे को फोड़ देता है, फिर भी अपने लड़के पर ज्यादा गुस्साते नहीं है, प्यार से उसे समझाते हैं, प्यार से उसे डांटते हैं। और इनका लड़का जब गलती करता है तो देखिए किस तरह से अपने लड़के गलती को छुपाते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरा लड़का जो है ना, यह जानबूझकर बल्ब को नहीं फोड़ा है। यह कहते हैं कि मेरा लड़का यह देखना चाह रहा है ना, यह किस चीज से बना है, इसमें मैंने यह खोज कर रहा है, इसको देख रहा है, इसलिए इसे फोड़ रहा है। अपने लड़के की गलती को छुपाते हुए बोलते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भिंगामी देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठी थी। उनके दोस्त जो थे मिस्टर सिंह, वो देखिए कि उनकी जो गाड़ी का अगला चक्का है उसमें हवा ही नहीं है, तो बहुत परेशान होकर वहीं पर खड़े रहे। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े रह गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसी तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी तो देख लो, पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लाइन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं।
सेन साहब बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो उनका लड़का है हवा निकाल दिया है, हवा लाकर भर दो और लॉन में कुर्सी ला दो, तब तक हम इस पे बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सुफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सुफर ने बताया कि उनके दोनों चक्कों का जो हवा निकल गया है और यह काम उनके लड़के का ही लगता है क्योंकि वह उधर ही खेल रहा था। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया, मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। देखिए, सेन साहब के लड़का जो है यह गाड़ी का हवा खोल देता है, तो यह क्या आप कहते हैं, यह कहते हैं ना उसका जो है ना इंजीनियरिंग में बहुत रुचि है, इसलिए यह सब काम कर रहा है। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उसकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउटसाइड में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौसे आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। अब देखिए, सेन साहब गिरधर लाल से क्या कहते हैं कि देखो गिरधर लाल, तुम्हारा लड़का जो मदन है ना, यह ऐसा ऐसा कर रहा था और ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, जो कि बदमाशी तो इनका लड़का करता है। वो तो केवल उस गाड़ी को छूना चाहता था, जो कि ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया और उसके पैर से खून आ गया था, इसलिए वो सब कर रहा था। अब देखिए, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई कि कंपकत की खाल उखेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। माता सेन की नींद उचट गई थी। देखिए, जो मदन के पिता है ना, जो खोखा को मार रहे थे, डांट रहे थे, तो उसकी माँ भी गुस्सा रही थी, लेकिन उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकपर पर झिझा रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी झीझ मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का।
खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया। खैरियत थी उसकी सिसकिया सेनों के शयनागर तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कुदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। दूसरे दिन क्या हुआ कि शाम को खोखा जो है खेलते खेलते बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्दी छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। और वहां पर मदन जो है ना अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ लट्टू खेल रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए लालक हो गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रूप के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा या लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। लेकिन मदन को तो गुस्सा था ना, क्योंकि मदन उसके कार को नहीं छुपाया था, इसलिए लट्टू खेलने नहीं दिया। कासू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। अब वो कासू जो था वह तैश में आ गया, गुस्सा हो गया। और वह इसी उम्र में चूंकि अपने सभी बहनों से छोटा था, फिर भी अपनी बहनों पर नौकरों पर हाथ उठा देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा ना ताओ मदन को एक गुस्सा रसीद दिया। उसने कुछ सोचा समझा नहीं और मदन को एक मुक्का दे दिया। चोर गुंडा डाकू कहलाने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद युद्ध का मजा ले रहे थे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो वह 1 मिनट बाद ही रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरा झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चे को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। देखिए, अक्सर देखा गया है कि जब महल वालों में और झोपड़ी वालों में लड़ाई होती है तब महल वाला जीतता है। लेकिन महल वाला क्यों जीतता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि झोपड़ी वालों में से ही कुछ लोग महल वाले को मदद करते हैं, इसलिए महल वाला जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये सब बचे थे तो कोई भी किसी का मदद नहीं किया। एक महल वाला में और एक झोपड़ी वाला, दोनों बच्चों में आपस में लड़ाई हुई तो झोपड़ी वाला बच्चा जीत गया। रियल में देखिए, झोपड़ी वाला जीत जाएगा। लेकिन झोपड़ी वाला कब हारता है? जब हारता है जबकि झोपड़ी वाला कुछ लोग महल वाले की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो झोपड़ी वाला जीत गया। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता है कहाँ? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। देखिए, मदन के लिए मार खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह हमेशा मार खाता था, तो उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। उसे इस बात का डर था ना कि आज तो मार होगी, लेकिन
रूस से अधिक मार हुई क्योंकि वह खोखा को मार कर आया था। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने रसोई घर में गया तो वहां पर उसकी माँ नहीं थी और बगल में जो सोने वाला कमरा था वहां से कुछ आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। मदन क्या करता है, आराम से रसोई में जाता है, भरपेट खाना खाया, उसके बाद दरवाजे के पास जाकर बात सुनने लगा कि आखिर बात क्या हो रही है। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी मम्मी ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झलकार कर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। देखिए, वहां पर उसने यह सुना, उसके पापा को कहा गया है कि कल से तुम काम छोड़ देना और अपना मकान भी खाली कर देना, तुम्हारे लायक यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रहा था। मदन के बारे में वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसकी पैर लोटे से लग गई। लोटे की ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मी भी उसके साथ थी। मदन चौंक घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। उसके बाद कह रहा है कि गिरधर निहासे निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठुर गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बदला हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तू जो बेखोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा।